नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट में। क्या आपका भी ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर महीने में होने वाला है? तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं ट्रिपल सी के वो 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। पूछा गया है और आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपके ट्रिपल सी एग्जाम जो ऑफिशियल सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास होने वाली है। कंप्यूटर में ALU का मुख्य कार्य क्या होता है? जो कंप्यूटर में ALU होता है, आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे, इसका मुख्य कार्य होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करना। आपसे पूछ सकता है ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसका जो कार्य होता है वो होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है सीपीयू के प्रमुख कंपोनेंट में निम्न में से कौन से शामिल हैं? जो सीपीयू के मुख्य कंपोनेंट होते हैं, आखिर निम्न में से कौन से शामिल हैं? ऑप्शन ए है ALU, ऑप्शन बी है CU, ऑप्शन सी है रजिस्टर एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर जो सीपीयू के मुख्य कंपोनेंट होते हैं वो आपका ALU हो गया, और CU और रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखेंगे सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन के यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी मिलने वाला है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे भी आपने देखा सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आपसे पूछ सकता है सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखेंगे सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? आखिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। तो आखिर यहाँ पर सेकेंडरी कौन सी है? मतलब 3 प्राइमरी हैं और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी रैम, एक प्राइमरी मेमोरी है जिसको अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है, रजिस्टर और कैश, ये तीनों ही आपकी प्राइमरी हैं। जबकि जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है वो है हमारी SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। याद रखेंगे, जो आपके SSD होता है इसकी फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक बाइट में कितने बिट होते हैं? जो एक बाइट होता है आखिर ये कितने बिट से मिलकर बनता है? तो याद रखेंगे जो एक बाइट होता है वो टोटल 8 बिट से मिलकर बनता है। 8 बिट से मिलकर बनता है एक बाइट। या यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल सकता है 2 निबल, या तो 2 निबल के बराबर एक बाइट होता है, या 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है निम्न में से सबसे छोटी डेटा यूनिट कौन सी होती है? डेटा की सबसे छोटी यूनिट होती है, आखिर वो क्या होती है? बाइट, बिट, केबी, एमबी। तो याद रखेंगे निम्न में से जो सबसे छोटी डेटा की यूनिट होती है वो होती है बिट। और बिट में आपके 2 नंबर आते हैं, एक 0 और -1, ये 2 नंबर आपके उसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका GUI है इसका पूरा नाम क्या होता है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लाइनक्स किसका उदाहरण? जो लाइनक्स है आखिर ये किसका उदाहरण है? क्या यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्प्रेडशीट है, ब्राउजर है, या एंटीवायरस? तो याद रखेंगे जो लाइनक्स है वो है हमारे एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे क्लोज सोर्स है ओपन सोर्स, तो याद रखेंगे यह एक प्रकार का आपका ओपन सोर्स OS के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछ सकता है OS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है बूटिंग का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया, फाइल को डिलीट करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, या इंटरनेट डिस्कनेक्ट करना। तो याद रखेंगे जो बूटिंग प्रक्रिया होती है इसका अर्थ होता है जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है तो वो उसको बूटिंग होता है, बूट करता है, तभी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया होती है वो बूटिंग होती है। और जब आपका कंप्यूटर बंद होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको शट डाउन कहते हैं। ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कंप्यूटर स्टार्ट होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। यहाँ से आप एक्सप्लेन से अच्छे से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग होता है। और आपसे पूछ सकता था टेक्स्ट को इटैलिक ITALIC इटैलिक करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इटैलिक करने के लिए Ctrl+I का। और आपसे पूछे अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
11 जिसमें पूछा गया टेक्स्ट को इटैलिक करना। इटैलिक करने का मतलब अर्थ होता है कि जो लेटर है वो हल्के तिरछे हो जाएं। जैसे ये नॉर्मल लिखा हुआ है शॉर्टकट की, जिसकी लिखा हुआ है तो ये नॉर्मल, मैंने यहाँ पे की लिखा है, ये नॉर्मल है। यदि कंट्रोल आई कर दूंगा तो ये कैसे हो जाएगा, हल्का तिरछा हो जाएगा, तो ये होता है इटैलिक। मतलब लेटर को यदि आप हल्का तिरछे लिखना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल आई का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंडरलाइन करने के लिए, तो वही क्वेश्चन है, आप देखेंगे कंट्रोल यू से अंडरलाइन। और जो हमारा कंट्रोल के यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कंट्रोल के का प्रयोग किसके लिए होता है, तो हाइपर लिंक करने के लिए किसका प्रयोग होता है, हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किसके लिए होता है, जो लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस जेड होता है, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग होता है अंडो करने के लिए। तो आप से मन में दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, तो रीडो करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई, रीडो करने के लिए किसका प्रयोग होता है, रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग होता है। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग होता है, और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। आप इन चारों कुंजियों को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किसके लिए होता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप सीधे सीधे आंसर लगा पाएंगे। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी, और आपसे पूछ सकता है पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो कंट्रोल के साथ जब आप बैन वाला बी बटन दबाते हैं तो वो होता है पेस्ट करने के लिए, जबकि कंट्रोल के साथ जो आपका ए वाला बी होता है वो होता है बोल्ड करने के लिए, और बैन वाला बी होता है वो होता है पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए किसका प्रयोग होता है। जैसे आपने डॉक्यूमेंट बनाया और आप कोई मीनिंग, कोई नाम खोजना चाहते हैं उसमें, तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है, तो डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए सामान्य शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस एफ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए सामान्यतः कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग होती है, तो फाइंड और रिप्लेस करने के लिए सामान्यतः कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग होता है। इसके माध्यम से आप किसी मेनू को खोज सकते हैं और खोज कर उसे चेंज भी कर सकते हैं। रिप्लेस मतलब होता है बदलना। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में कैल्क में कॉलम की पहचान सामान्यतः किससे होती है। जो कैल्क होता है आप सबसे पहले जानेंगे, जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें क्या होते हैं, कॉलम होते हैं और क्या होती हैं, रो होती हैं। रो और कॉलम होते हैं, और यही पूछा गया है कि कॉलम की पहचान किससे होती है, नंबर से, लेटर से, सिंबल से या कलर से। तो याद रखेंगे जो हमारे कॉलम होते हैं उनकी पहचान होती है अल्फाबेट मीन्स लेटर से, ए बी सी डी, इस प्रकार से कॉलम होते हैं, और रो होती हैं 1 2 3 4। और आपसे पूछे कि सेल क्या होती है, तो रो और कॉलम से मिलाकर क्या बनती है, रो और कॉलम से मिलाकर सेल बनते हैं। ये क्या है, ये आपके सेल हैं। तो इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कैल्क में रो की पहचान सामान्यतः किससे होती है, तो कैल्क में जो रो की पहचान होती है वो सामान्यतः नंबर से होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। जैसे आपका पहली कॉलम, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इस प्रकार से। क्वेश्चन है पूछा गया है यदि किसी सेल में B5 लिखा है तो यह क्या दर्शाता है, मतलब B5 लिखा है तो बी का अर्थ क्या होता है। तो मैंने अभी बताया जो अल्फाबेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे कॉलम होते हैं, मतलब बी कॉलम हो गया। और आपसे पूछता है 5 क्या दर्शाता है, तो 5 हमारी रो को दर्शाता है, क्योंकि रो और कॉलम से ही सेल का निर्माण होता है। ये बात भी अब आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क से क्वेश्चन पूछा गया है एवरेज। एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है। जैसे आप एवरेज का मतलब होता है औसत, औसत निकालना चाहते हैं तो औसत निकालने के लिए कौन सी फंक्शन का प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे औसत निकालने के लिए हम जो फंक्शन प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा एवरेज, AVERAGE। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाए। जो एवरेज लिखा हुआ है पूरा पूरा एवरेज लिखा जाता है, और सबसे पहले बराबर चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर करें जिनका भी SSC के एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपको कोई भी डाउट होता है तो सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। मैक्स फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो मैक्स फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग है किसके लिए किया जाता है, तो याद रखेंगे जो मैक्स फंक्शन होता है इसका प्रयोग होता है बड़ी वैल्यू को खोजने के लिए। जैसे आपके सामने काफी सारे नंबर लिखे हुए हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी संख्या जो हमारी सबसे बड़ी होगी, तो आप वहां पर मैक्स फंक्शन के माध्यम से उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी। मिन फंक्शन का काम क्या होता है, तो उसी प्रकार मिन फंक्शन होता है यदि आप न्यूनतम कब सबसे छोटी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप वहां पर MIN मिन फंक्शन का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है स्प्रेडशीट में किसी फॉर्मूला को दूसरी सेल में कॉपी करने पर कॉल रेफरेंस से बदलने की स्थिति किससे संबंधित है, तो वो आपके जो हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फॉर्मूले
को दूसरी सेल में कॉपी करने पर सेल रेफरेंस बदलने की स्थिति किससे संबंधित होती है? तो वो आपके किससे संबंधित होती है? तो याद रखेंगे वो आपके ऑप्शन नंबर ए रिलेटिव रेफरेंस से संबंधित होती है, क्योंकि यदि एब्सोल्यूट होती तो एब्सोल्यूट हो जाने से क्या होता है, वो वैल्यू आपकी बदलती नहीं है, और रिलेटिव से क्या होता है, वो आपकी चेंज हो जाती है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है इसी प्रकार का क्वेश्चन है, कैल्क से है। जो डॉलर चिन्ह लगे हुए हैं ये किस प्रकार का रेफरेंस होता है? जो डॉलर चिन्ह होते हैं वो आपके एब्सोल्यूट के नाम से जाने जाते हैं, तो ये किस प्रकार का सेल रेफरेंस है? ये आपका एक प्रकार का एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजिशन का संबंध किससे होता है? जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है, आखिर इसका संबंध किससे होता है? तो याद रखेंगे जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है इसका संबंध होता है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के इफेक्ट से। जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हो तो उसमें जो इफेक्ट होता है वो स्लाइड ट्रांजिशन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आपका प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्यतः किस पर लागू की जाती है? एनिमेशन और ट्रांजिशन, जैसे अभी आपने ट्रांजिशन पढ़ा तो आपने पढ़ा कि जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो उसमें लगता है ट्रांजिशन, लेकिन जो एनिमेशन होता है वो लगता है हमारा किस पर? तो एनिमेशन लगता है, वो लगता है स्लाइड के अंदर जो कंटेंट होता है उसके अंदर एनिमेशन लगता है, तो स्लाइड के ऑब्जेक्ट या कंटेंट पर क्या लगता है? एनिमेशन लगता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन खोजने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को सामान्यतः खोजने के लिए जो हमारा प्रयोग होता है वो होता है सर्च इंजन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है डीएनएस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो डीएनएस होता है उसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम को आईपी में रिसॉल्व करना, मतलब डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का काम किसका होता है? डीएनएस का होता है, और उसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। और आपके एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 36 से आपके दूसरे प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं। पूछा गया है आईपी एड्रेस का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? जो आईपी एड्रेस होता है आखिर इसका प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे इसका प्रयोग होता है नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करने के लिए। नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है ईमेल अटैचमेंट का प्रयोग किसके लिए होता है? तो जो ईमेल अटैचमेंट होता है उसका प्रयोग होता है आपको फाइल को भेजने के लिए। जैसे आप किसी फाइल को भेजना चाहते हैं किसी मेल के साथ, तो उसके मेल के साथ भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो वो आपका ईमेल अटैचमेंट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे कहेंगे ये क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल है, ईजी है, लेकिन हम यहाँ पर, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि हम यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। आज आपकी क्लास दूसरी है, जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ते आएंगे उसी प्रकार से आपका लेवल बढ़ता जाएगा। सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण कौन सा है निम्नलिखित में से? तो सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है वो है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जैसे हमारा फेसबुक हो गया, सबसे अच्छा आप कह सकते हैं इंस्टाग्राम हो गया, एक प्रकार का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जो डिजिटल सिग्नेचर होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट मैसेज की ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी सुनिश्चित करने में सहायक, मतलब कहीं ना कहीं से आपकी सिक्योरिटी से संबंधित हो सकता है। तो आपके डॉक्यूमेंट के जो आपके ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा गया है ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? जो ई गवर्नेंस होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो गवर्नमेंट सर्विस में आईसीटी का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उससे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेंगे। एक्सप्लेन ई गवर्नेंस में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी सर्विस इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इसको भी पढ़ लेंगे। मेलवेयर क्या है? जो मेलवेयर है आखिर ये क्या होता है? तो याद रखेंगे जो मेलवेयर होता है वो एक प्रकार का मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। मेलवेयर क्या होता है? तो मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर मेलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम में से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है रैनसमवेयर सामान्यतः क्या करता है? जो रैनसमवेयर होता है आखिर वो सामान्यतः क्या करता है? तो जो रैनसमवेयर होता है वो आपके डेटा को लॉक कर देता है और उसको अनलॉक करने के लिए कहीं ना कहीं से आपसे फिरौती की मांग या आपसे पैसे की मांग करता है। तो वो होता है आपका रैनसमवेयर अटैक, मतलब डेटा को इनक्रिप्ट या लॉक करके रैंसम की मांग करना, मतलब आपसे पैसे की फिरौती की मांग करना, वो रैंसमवेयर होता है। और यहाँ पर आपके 35 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में मैंने समानता बताया था दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड ट्रू फॉल्स। पूछा गया है ALU CPU का
एक महत्वपूर्ण भाग है। जो ALU है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो बिल्कुल आपका आंसर होगा करेक्ट है। एक बाइट में 4 बिट होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर अभी अभी आपने बताया जो एक बाइट होता है वो 8 बिट से मिलकर बनता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो लिखा हुआ क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। SSD एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज है, तो बिल्कुल सही है, यह एक प्रकार की आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जानी जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जो साथ ही क्लास को अच्छे से देख के आए होंगे तो उनको ये क्वेश्चन बड़े आराम से बन रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन आपके यहाँ पर सिर्फ समझाने का इतना प्रयास कर रहा हूँ कि वही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है, वही क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स में मिल सकता है। तो ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है तो हमेशा ऑब्जेक्ट में ही मिले, आपको वही क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में मिल सकता है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद उसके आंसर को भी अच्छे से याद रखना है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए नॉर्मल कंट्रोल बी का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही आंसर होगा। और अंडो करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट कुंजी का। अगला क्वेश्चन है आपका, कैल्क में कॉलम को सामान्यतः नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। जो कैल्क में कॉलम होते हैं क्या उनको नंबर से आइडेंटिफाई पहचान होती है, तो नहीं, जो कैल्क में कॉलम होते हैं उनकी सामान्यतः पहचान होती है वो होती है लेटर से, जैसे A कॉलम B कॉलम C कॉलम, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, क्या ये बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होते हैं उसमें क्या होते हैं, डॉलर चिन्ह का प्रयोग होता है, जो आपके एक प्रकार की एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है एवरेज फंक्शन का प्रयोग वैल्यू का औसत निकालने के लिए होता है, तो बिल्कुल सही है। जो एवरेज फंक्शन होता है इसका प्रयोग होता है यदि आप औसत निकालना चाहते हैं संख्याओं का, तो औसत निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का प्रयोग होता है। स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन बिल्कुल एक ही चीज़ है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, कि जो एनिमेशन होता है वो स्लाइड के अंदर लगता है, जबकि जो ट्रांजिशन होता है वो स्लाइड पर काम करता है। स्लाइड पर काम क्या करता है, तो वो ट्रांजिशन होता है, और स्लाइड के अंदर काम करता है वो आपका एनिमेशन। एनिमेशन मतलब अंदर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNS का संबंध डोमेन नेम सिस्टम से है, तो बिल्कुल सही है। जो DNS होता है उसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, और इसका काम होता है, जो DNS का कार्य होता है वो होता है डोमेन नेम को IP में कन्वर्ट करना, ये DNS का कार्य होता है। ईमेल अटैचमेंट का उपयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। जो आपके ईमेल अटैचमेंट होता है क्या इसका प्रयोग फाइल को भेजने के लिए किया जा सकता है, तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी वेरीफाई करने में सहायक है, तो ये आंसर भी आपका करेक्ट होगा। मेलवेयर हमेशा हार्मलेस सॉफ्टवेयर होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि हार्मलेस क्या जो आपके सॉफ्ट वो क्या कहते हैं, जो आपके मेलवेयर होते हैं क्या वो लाभदायक होते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। जो हमारे एंटीवायरस मतलब कहने के मतलब जो वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं, वायरस हमेशा आपके लिए हानिकारक होते हैं ना कि लाभदायक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्योंकि जो मेलवेयर होते हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है और सिस्टम डेटा के लिए खतरा बन सकता है। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, रैनसमवेयर एक प्रकार का मेलवेयर है, तो बिल्कुल सही है। ये क्या करता है, आपके ही डेटा को लॉक कर देता है और उसको अनलॉक करने के लिए आपसे किसी न किसी प्रकार से फिरौती या पैसों की मांग करता है, इसलिए इसका आंसर होगा सही। आज की क्लास में टोटल हमने 50 क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन आपके नॉर्मली थे, क्वेश्चन इस प्रकार के भी आते हैं, आगे हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में जरूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।